जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि 1937 में 11 प्रोविंशियल असेंबलीज़ के लिए इलेक्शन होंगे। इन 11 में से 6 में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलेगी, मतलब इन 6 में तो कांग्रेस सरकार बनाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 5 में कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, और वो 5 प्रोविंसेस जहाँ पे कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी उनके नाम क्या थे? एक था आसाम, दूसरा था NWFP, तीसरा था बंगाल, चौथा था पंजाब और पांचवा था सिंध। आसाम, NWFP, बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, बट इन 5 में से 2 में, आसाम में और NWFP में, सरकार बनाएगी कांग्रेस विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टीज, मतलब कोएलिशन की गवर्नमेंट बनेगी। एसेंस में अगर देखा जाए तो इन 11 में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस किस तरीके से रूल करेगी उस सब के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। लेकिन उससे पहले, जब कांग्रेस सरकार बनाने वाली होगी, जब कांग्रेस के लीडर्स ऑफिस को एक्सेप्ट करेंगे, तो उससे पहले गांधी जी इन लोगों को कुछ एडवाइस देंगे। वो एडवाइस क्या थी उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज किस तरीके से इन प्रोविंसेस में रूल करेंगी, क्या कामकाज करेंगी, उनके कामकाज को देखेंगे। सिविल लिबर्टीज़ को रिस्टोर करने के लिए क्या किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे, और क्या एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स किए जाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज अपन बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। देखो शुरू करते हैं। ये हमें पता ही है कि 11 प्रोविंसेस के लिए इलेक्शंस होंगे 1937 में। इन 11 में से 6 प्रोविंसेस में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलेगी, और वो 6 प्रोविंसेस जहां पे कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलेगी वो कौन से थे? बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार। 5 ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पे कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन इन 5 में से 2 में, NWFP में और आसाम में, कांग्रेस कोएलिशन की गवर्नमेंट बनाएगी, मतलब टोटल 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस किस तरीके से रूल करेगी, कांग्रेस क्या कामकाज करेगी, उस सब के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। लेकिन उससे पहले गांधी जी ने कांग्रेस के लीडर्स को क्या एडवाइस दी? गांधी जी ने बोला कि ये जो ऑफिसेस आप एक्सेप्ट कर रहे हो, होल्ड देम लाइटली एंड नॉट टाइटली। गांधी जी ने कहा कि ये जो गद्दी आपको मिलने वाली है, सी इट एज क्राउन्स ऑफ थॉर्न्स, इसको गद्दी के जैसे मत देखना, इसको देखना कांटों के क्राउन के जैसे। बेसिकली गांधी जी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि देखो, हमारा अल्टीमेट गोल है इंडिपेंडेंस, हमारा अल्टीमेट गोल है इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को देश से बाहर निकालना और आज़ादी लेना। कहीं ऐसा मत करना कि आप ऑफिसेस से इतना अटैच हो जाओ कि इस गोल को भूल जाओ। कहीं ऐसा मत करना कि कल को जब सेक्रीफाइस करने की बारी आए, कल को जब मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की बारी आए, तो आप इन ऑफिसेस को छोड़ ना पाओ। गांधी जी याद दिलाएंगे कि ये जो हम ऑफिसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनके थ्रू सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा गोल है इंडिपेंडेंस, क्या उसकी पेस को और थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। अल्टीमेट गोल को दिमाग में रखना, कहीं उसको मत भूल जाना। कहीं ऐसा मत कर देना कि आप ऑफिसेस के अधीन हो जाओ, आप इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो जाओ, आप भूल जाओ कि आपका अल्टीमेट गोल है इंडिपेंडेंस। गांधी जी इनफैक्ट कांग्रेस के लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि रूल कुछ इस तरीके से करना कि मैसेज जाए कि बिना पुलिस के और बिना आर्मी के भी रूल किया जा सकता है। और इसके बैकड्रॉप में स्टोरी क्या है? देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी सिंपल थी कि हमें जो करना है हम वो करेंगे, बाय हुक या बाय क्रुक। अगर मान जाओगे तो ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो हम पुलिस को यूज़ करेंगे, हम आर्मी को यूज़ करेंगे। गांधी ये रिक्वेस्ट करेंगे कांग्रेस के लीडर से कि ऐसे रूल करो कि एक मैसेज जाए, लोगों को पता चले कि बिना पुलिस के और बिना आर्मी के भी रूल किया जा सकता है। बेसिकली गांधी जी एक बार फिर से कांग्रेस के लीडर्स को याद दिला रहे हैं कि ये जो हम ऑफिस एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके पीछे गोल कुछ और है। इसके पीछे गोल ये नहीं है कि हम इन ऑफिसेस को एंजॉय करें, इसके पीछे गोल है कि हमें ये देखना है कि हमारी जो लड़ाई है उसमें ये ऑफिसेस किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो इंडिपेंडेंस है, इस गोल को मत भूल जाना। और गांधी जी की इस एडवाइस के बैकड्रॉप में कांग्रेस की सरकार बनेगी 8 प्रोविंसेस में। सरकार बनने के बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज क्या कामकाज करेंगी? सबसे पहली चीज़ तो ये कि लोगों में बड़ा एंथुजियाज्म था। इंडियंस को ये लग रहा था कि पहली बार हमारी सरकार बनी है। लोगों को कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज से बहुत सारी उम्मीदें थीं,
और बट ऑब्वियस था, पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट की जगह पे अपने कंट्री की किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बन रही है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी। इनफैक्ट जो एनर्जी सीडीएम के विड्रॉ होने के बाद सप्रेस हो गई थी, वो मासेस की एनर्जी एक बार फिर से रिलीज होगी। मासेस एक बार फिर से उम्मीद करेंगे कि हमारी बेहतरी के लिए कुछ किया जाएगा, और कांग्रेस भी कुछ इस तरीके से रूल करेगी कि कांग्रेस दिखाएगी दैट इट कुड नॉट ओनली लीड पीपल बट कुड यूज द स्टेट पावर फॉर देयर बेनिफिट। कांग्रेस भी अपने कामकाज से दिखाएगी कि भाई हम सिर्फ लोगों को लीड नहीं कर सकते हैं, हम स्टेट पावर को यूज करके लोगों के बेनिफिट के लिए काम भी कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज दिमाग में रखना कि हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन ये जो ऑटोनॉमी है ये भी बेहद लिमिटेड है। बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं थी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ के पास में, बड़ी लिमिटेड पावर थी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ के पास में। इस लिमिटेड पावर को यूज़ करके कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ जो भी कर पाएंगी वो करने की कोशिश करेंगी, लेकिन कोई रेडिकल रिफॉर्म नहीं कर पाएंगी। और ये हमें समझ में आता है, पहली बार सत्ता मिली है और वो भी लिमिटेड पावर के साथ में, तो रेडिकल रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट करना भी गलत होगा। जितनी लिमिटेड पावर है उस लिमिटेड पावर को यूज करके कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज कई सारे रिफॉर्म्स करेंगी। लगभग 28 महीने तक कांग्रेस रूल करेगी, और इन 28 महीनों में कांग्रेस बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेगी जिसके थ्रू लोगों का वेलफेयर इंश्योर किया जाएगा। अपन एक एक करके देखेंगे कि कांग्रेस क्या स्टेप्स लेगी, लेकिन उससे पहले लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और है, हमने इकोनॉमी स्टार्ट कर दी है, इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया। अगर आप देख रहे हो सेशंस को तो कमेंट छोड़ के बताते रहो कि कैसा चल रहा है सब। अगर नहीं देख रहे हो तो आप जाके देख सकते हो, बेनिफिशियल है, फ़ायदा होगा, काम आएंगे आपके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, कांग्रेस ने लगभग 28 महीने के रूल में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिसके थ्रू लोगों का वेलफेयर इंश्योर किया गया। क्या स्टेप्स लिए? सिविल लिबर्टीज को रिस्टोर करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? देखो, इमरजेंसी पावर्स दी गई थी बहुत सारी सरकार को। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे कानून लेकर आई थी जिनके थ्रू सरकार को इमरजेंसी पावर्स दी गई थी, और इन इमरजेंसी पावर्स को यूज़ किया जाता था लोगों की सिविल लिबर्टीज को सप्रेस करने के लिए, छीनने के लिए। ऐसे सभी लॉज को कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज रिपील करेंगी, खत्म करेंगी। इसके अलावा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, उनके ऊपर बैन लगा दिया था, जैसे हिंदुस्तान सेवा दल, जैसे यूथ लीग्स। बहुत सारे बुक्स और जर्नल्स को बैन कर दिया गया था। कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज इन सभी बैन्स को लिफ्ट करेंगी, मतलब सिविल लिबर्टीज को रिस्टोर किया जा रहा है। प्रेस के ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनको लिफ्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। ये जो न्यूज़पेपर्स जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया था, दे वर टेकन आउट ऑफ द ब्लैकलिस्ट। आर्म्स लाइसेंस प्रोवाइड ही नहीं किया जाता था इंडियंस को। एक बार फिर से कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इन आर्म्स लाइसेंस को रिस्टोर करेंगे। पुलिस की पावर्स को कर्व किया गया, सीआईडी की पावर्स को कम किया गया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को और रिवॉल्यूशनरीज को कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिलीज किया। इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के अगेंस्ट में जो डिपोर्टेशन के ऑर्डर्स थे उनको रिवोक किया गया, उनको खत्म किया गया। सीडीएम के दौरान बॉम्बे में जिन लोगों की लैंड को कॉन्फिस्केट किया गया था, सरकार ने जिन लोगों की जमीन को जब्त किया था, उसको एक बार फिर से रिस्टोर किया गया, मतलब जमीन को सरकार ने वापस लौटाया। ऐसे ऑफिशियल्स जिन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया था और उस पार्टिसिपेशन की वजह से उनकी पेंशन विड्रॉ कर ली गई थी, उस पेंशन को एक बार फिर से रिस्टोर किया जाएगा। मतलब अलग अलग तरीके से कांग्रेस सिविल लिबर्टीज को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेगी। लेकिन हाँ, कुछ 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी वही सेम टैक्टिक यूज़ कर रही है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस करती थी। इन 2-3 एग्जाम्पल्स में ये दिखता है कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सप्रेस करने की कोशिश करी। जैसे यूसुफ महारेली एक सोशलिस्ट लीडर थे, इनको मद्रास गवर्नमेंट अरेस्ट करेगी। क्यों करेगी? बिकॉज ये सरकार के अगेंस्ट में इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस देंगे। हालांकि इनको बाद में रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ, ये एक इंसिडेंस है जो कि दिखाता है
कि कांग्रेस ने भी थोड़ा बहुत अपनी पावर को मिसयूज़ किया, कांग्रेस भी थोड़ा बहुत उस रास्ते पे चली गई जिस रास्ते से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना चाह रही थी। एसएस बाटलीवाला ये भी एक सोशलिस्ट लीडर थे, इनको मद्रास गवर्नमेंट अरेस्ट करेगी सेडिशियस स्पीच के लिए और इनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। केएम मुंशी जो कि बॉम्बे के होम मिनिस्टर थे, वो सीआईडी को यूज़ करेंगे कम्युनिस्ट लीडर्स को और लेफ्टिस्ट लीडर्स को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। मतलब यहाँ पे कुछ कमियां भी दिखती हैं कांग्रेस की, लेकिन इन जनरल कांग्रेस ने सिविल लिबर्टीज़ को रिस्टोर करने के लिए खूब सारा कामकाज किया। एक एक लाइन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक सेंस डेवलप करो। बिकॉज अगर कल को कोई क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कहानी कैसे चली है। बहुत सारे सिविल रिफॉर्म्स किए गए, इसके अलावा एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स किए गए। हालांकि एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स उतने लार्ज स्केल पे नहीं होंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी जमींदारी सिस्टम, और कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज इस जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश नहीं कर सकती थी, बिकॉज उनके पास में उतनी पावर्स ही नहीं थी। ये जो जमींदारी सिस्टम है ये कहाँ से चलता था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता था। तो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज हैं जो कि प्रोविंसेस में बनी है, वो इसको अबॉलिश कर नहीं सकती थी, ख़त्म नहीं कर सकती थी, बिकॉज उनके पास में पावर नहीं थी। पावर भी नहीं थी, दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं थे, बिकॉज फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर भी जो ज़्यादा कब्जा था वो किसका था? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ना पावर्स थी, ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, और दूसरा अदर प्रॉब्लम्स भी थी। जैसे जब आप इंडियंस को, बिकॉज ये जो जमींदार हैं ये भी तो इंडियंस ही हैं, जब आप ये बोलोगे कि हम जमींदारी को अबॉलिश कर रहे हैं, तो या तो लड़ाई दंगा करो, इनके अगेंस्ट में जाओ, या फिर इनसे बातचीत करो। अब ये जमींदार हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन हैं तो इंडियंस ही, कल को इनको रहना तो यहीं पे है। तो रास्ता बढ़िया कौन सा होगा कि इनसे बातचीत करो, इनको समझाओ। और कोई भी जमींदार इतना इजीली समझेगा क्या? कांग्रेस के पास में इतना टाइम नहीं था, बिकॉज कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थी वो कन्फ्रंट्रेशन की थी। कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट नहीं करना चाह रही थी, और अगर इन जमींदार्स को मनाना है जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए या कुछ कम करने के लिए, तो कांग्रेस को कोऑपरेट करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती कर नहीं सकते थे, कोऑपरेशन की पॉलिटिक्स नहीं थी, तो एक प्रॉब्लम ये भी आएगी रास्ते में। तीसरा, 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी है, और 1938 से ही दुनिया में जो माहौल है वो बदलने लग जाएगा। 1938 से ही हिटलर के कामकाज न्यूज़ में आने लगेंगे, हिटलर अग्रेसिव हो जाएगा, दुनिया भर में ऐसा माहौल बन जाएगा कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला है। अब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला है, ये मैसेज आ रहा है, ऐसे में रिफॉर्म्स की बातचीत कोई करेगा क्या? कोई ध्यान ही नहीं देगा रिफॉर्म्स के ऊपर। फिर कांग्रेस अगर चाहे भी तो कांग्रेस डिपेंडेंट थी रिफॉर्म्स के लिए सेकेंड चेंबर के ऊपर। जितने भी प्रोविंसेस थे उनमें 2 हाउसेस थे, और ये जो दूसरा हाउस था लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें लैंडलॉर्ड्स थे, उसमें मनी लेंडर्स थे, उसमें कैपिटलिस्ट लोग थे, उसमें बड़े बड़े जमींदार लोग थे। और अगर कोई भी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करना है तो इस सेकंड चेंबर की ज़रूरत पड़ेगी। और सेकंड चेंबर में कौन बैठा है? लैंडलॉर्ड्स बैठे हैं। कौन बैठा है? मनी लेंडर्स बैठे हैं। कौन बैठा है? जमींदार बैठा है। अब कोई जमींदार, कोई लैंडलॉर्ड क्यों सपोर्ट करेगा ऐसे किसी लेजिस्लेशन को जिससे उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़े? तो मतलब ये जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था, ये जो स्ट्रक्चर था, ये अपने आप में बेहद कॉम्प्लेक्स था। इसमें रिफॉर्म्स करना अपने आप में डिफ़िकल्ट था। लेकिन जितनी लिमिटेड पावर कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज़ को मिली, उन लिमिटेड पावर्स को यूज़ करके कांग्रेस कई सारे लॉज लेकर आएगी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करने के लिए। जैसे लैंड रिफॉर्म्स किए जाएंगे, बहुत सारे डेट रिलीफ दिए जाएंगे, जो कर्जा था किसानों के ऊपर उसमें कुछ छूट दी जाएगी, फॉरेस्ट ग्रेजिंग फ़ी को ख़त्म किया जाएगा, रेंट को कम किया जाएगा, लैंड का जो टेन्योर है उसमें रिफॉर्म्स किए जाएंगे। मतलब लिमिटेड स्फीयर में जो भी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ कर सकती थी वो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ करेंगी। बट इसमें एक और दिक्कत है जो आज भी होती है। देखो, ज़मीन है किसी बड़े ज़मींदार की, इस ज़मीन के ऊपर काम करता है कोई टेनेंट, कोई पीजेंट। अगर कोई रिफॉर्म किया जाएगा, जैसे रेंट में छूट दी गई, ये रेंट में छूट किसको मिल रही है? जमींदार को मिल रही है। जैसे आज होता है कर्ज माफ़ी हो रही है, ये जो कर्ज माफ़ी है वो किसकी होती है? वो होती है बड़े किसान की। लेकिन बड़ा किसान अपने खेत में काम नहीं कर रहा है, काम करता है कोई पीजेंट जिसके पास में अपना खेत नहीं है। रिफॉर्म किया सरकार ने पीजेंट के लिए, टेनेंट के लिए, लेकिन फ़ायदा किसको मिल गया? फ़ायदा मिल गया बड़े लैंडलॉर्ड को।
तो ये भी एक बड़ी समस्या रही है हमेशा से, आज भी है। आज भी गांव अगर आप जाते होगे आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। तो होता क्या है कि जो बड़ा किसान है वो अपना खेत नहीं करता है, वो किसी पीजेंट से करवाता है, ऐसे किसान से करवाता है जिसके पास में अपनी ज़मीन नहीं है। कर्ज माफ़ी अगर होगी, एग्रीकल्चर में अगर कुछ छूट दी जाएगी, तो ज़मीन जिसके नाम पे उसको छूट मिल रही है, बड़े जमींदार को छूट मिल रही है। एक्चुअल में मिलनी किसको चाहिए थी? इस छोटे पीजेंट को। और ये आज भी नहीं हो पा रहा है। तो सोचो 1937 में तो कोई पावर ही नहीं थी कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज़ के पास में, लेकिन इतनी लिमिटेड पावर होने के बावजूद भी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से कई सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेंगी। और भी बहुत सारा कामकाज किया, उसको अपन अगले सेशन में ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बेहद ईजी सेशन है, एक एक चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, एक ब्रॉड आइडिया डेवलप करो और इसको बाइंड अप करो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।